नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम का है जो आपका 8 फरवरी को होने वाला है, जिसकी परीक्षा जो है 8 फरवरी को होने वाली है। तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 साल पेपर 2015, ये 2015 का पेपर है। इसके पहले के बाद के पेपरों को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो परीक्षा तिथि जो है 14 जून 2015 को थी। इसका हम पेपर हल करेंगे। तो पहला भाग जो है वो हिंदी का है। हिंदी के 15 प्रश्नों को इस वीडियो में आपको हल करके बताया जाएगा। तो क्या है इस वीडियो में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 वर्तनी से संबंधित प्रश्न है और इसमें से कौन सा शब्द सही है, इसमें से किसकी वर्तनी सही है। शब्द है प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव जो है ये प्रादुर्भाव है, ये प्रादुर्भाव है और ये प्रादुर्भाव और ये है प्रादुर्भाव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 सही है। भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं। तो भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है और सरकारी कामकाजों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में लगभग 28 राज्य हैं, उसमें से 15 राज्य जो हैं वो हिंदी भाषी हैं। बाकी तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती इस तरह के भाषाओं को अपनाए हुए हैं। प्रश्न संख्या 3 को हम देखेंगे। आली का पर्यायवाची है। आली का पर्यायवाची क्या है? आली जो है सखी, सहेली, भ्रामरी या ये सभी। तो आली का जो पर्यायवाची होता है वो ये सभी होगा। यानी इस आली का सखी भी होगा, सहेली भी होगा, भ्रामरी भी होगा। ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे यदि नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो की क्वालिटी की गुणवत्ता पे हम काम कर रहे हैं और बने रहिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो को बना सकें और आपके सामने जो है एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण वीडियो ला सकें। ठीक है। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी उसको हल किया जाएगा और आपकी तैयारी में तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है यदि उसमें आपको दिक्कत हो रही है तो उस पर कमेंट करिएगा। ठीक है। तो आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? तो आरंभ, आरंभिक नहीं, आद्योपंत नहीं, अधोपांत, संपूर्ण। तो संपूर्ण भी नहीं कहेंगे, अधोपांत कहेंगे। आरंभ से अंत तक को हम क्या कहेंगे? अधोपांत कहेंगे। उसके बाद है जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सकता हो उसको हम क्या कहेंगे? अमापित कहेंगे, अपर कहेंगे, अनुपेय कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। तो जो मापा नहीं जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, मापन नहीं कर, अपरिमेय। ठीक है। तो ऐसे जो मापा न जा सके उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 6 अत्यंत का संधि विच्छेद है। अत्यंत का संधि विच्छेद है। तो अत्यंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन अंत। तो अति अंत है ये भी नहीं होगा, अत अंत है नहीं होगा, अति धन अंत होगा, अतः धन अंत नहीं होगा, यानी अति धन अंत होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 सही है। इसी प्रकार जो है हम अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 पे जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश, जगत धन ईश होता है। क्या होता है? जगत धन ईश होता है। तो और ई मिलके क्या बन जाता है? द बन जाता है। तो हो जाता है जगदीश
और जगदीश में जो संधि विच्छेद है वो व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। स्वर संधि तो है नहीं क्योंकि दोनों स्वर होने चाहिए। तो जगत हलंत है और ईश, तो जगदीश। इसमें आपका जो है ये व्यंजन संधि हो जाएगा। विसर्ग है ही नहीं और स्वर दोनों है ही नहीं, तो ये क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। ठीक है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी आपको बताया गया होगा, ये सूरदास की रचना है। इसको आप पूछ सकते हैं। हंसना क्रिया क्या है? हंसना क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है। तो हंसना हम किसी के ऊपर कोई कार्य करते हैं किसी चीज के माध्यम से, तो सकर्मक होता है। यहाँ पे ये क्या है? ये है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अवरोध का है अवरोध, अवरोध ही नहीं, रोध नहीं, अनावरोध नहीं, अनअवरोध है। तो अवरोध का अनअवरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उससे संबंधित 4-5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दिए गए अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद महान विजेता होने के साथ साथ वे सफल कूटनीतिज्ञ थे। वे जानते थे कि सुदूर दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्होंने दक्षिण की राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनके राज्य पर दक्षिण से आक्रमण का भय समाप्त हो गया। इस तरह वे अपनी बुद्धिमानी और राज्यों की सहायता से भारत से विदेशी जातियों को निकालने में सफल रहे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कला और संस्कृति के प्रति अनुराग रखते थे। उन्होंने विद्वानों को पूरा संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं विद्वानों का आदर करते थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न थे। कालिदास नवरत्नों में श्रेष्ठ थे। चंद्रगुप्त का मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति का मर्मज्ञ था। विक्रमादित्य स्वयं कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। गुप्त काल में कला के विकास में उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। तो प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कला और किसके प्रति? साहित्य, कला और साहित्य के प्रति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कला और संस्कृत, साहित्य। कला और संस्कृत के प्रति अनुराग रखते थे। यही सेंटेंस है, कला और संस्कृत के प्रति अनुराग रखते थे। विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 14, गुप्त काल में कला के विकास में सर्वाधिक योगदान था किसका था? विक्रमादित्य का था। किसका था? विक्रमादित्य का था। तो गुप्त काल में सबसे सर्वाधिक जो है किसका योगदान था? विक्रमादित्य का था। वैवाहिक, प्रश्न संख्या, वैवाहिक शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय कौन सा है? इक, जो लास्ट में है, विवाह इक, तो वैवाहिक हो जाएगा, यानी इक है। तो इस तरह से हमने हिंदी के 15 प्रश्नों को हल कराए। इसी तरह से अंग्रेजी के 15 प्रश्नों को और फिर गणित और विज्ञान प्रश्न 35 प्रश्नों को अगली वीडियो में हल कराया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका किसी भी तरीके का तैयारी में
अवरोध न हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।